नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ हैं दिव्येश उपाध्याय जी, जो कि उत्तराखंड पीसीएस यूके पीएससी 2021 में फाइनली सिलेक्टेड हैं डीएसपी रैंक 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, हाथरस के, और यूके पीएससी में डीएसपी बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्येश उपाध्याय जी। थैंक यू सर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है ऑफिस वगैरह में आने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं हमारी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोग ये नकल घूस दे देता है पहले ताकि अच्छा बोले। अच्छा, अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी, कहाँ के आप हैं, और उत्तर प्रदेश के क्या स्टूडेंट उत्तराखंड वगैरह के पीसीएस में टॉप हो सकते हैं? भाई आप सामने ही बैठे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं एक्चुअली हाथरस उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन करी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से, एनआईटी नागपुर से, और मेटलर्जी मेरी ब्रांच रही है। उसके बाद मैंने तैयारी जो करी है उसका एक प्रॉपर 2013 के लास्ट से तैयारी शुरू कर दी थी मैंने धीरे धीरे। और अब ये है कि आप अगर किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और लगन से लगे हुए हैं, तो आप किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट का निकाल सकते हैं एग्जाम आराम से। पीजी वगैरह कुछ करा? नहीं। स्कूलिंग वगैरह? स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से करी थी। इंग्लिश मीडियम में पढ़े? हाँ जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। जो भी आपके मेंस वगैरह के मीडियम रहे लिखने वाले सब इंग्लिश मीडियम? हाँ, मेंस वगैरह पूरा मीडियम इंग्लिश हमेशा से। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में फाइनली पीसीएस के अटेम्प्ट आप बताइए कितने में क्लियर हुआ? पीसीएस के सर उत्तराखंड का तो ये दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, वहाँ तो 2-4 साल में वैकेंसी आती है। हाँ, 2-4 साल में वैकेंसी आती। और यूपी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें से एक अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था 2018 वाले में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने यही एक एग्ज़ाम दिया था 21 में, और 21 वाला, और जो फिर 22, 23 और 24 तक चला। बस फाइनली आज इंजीनियर्स इतने हावी हैं कि इंटरव्यू लेने वाला भी इंजीनियर एनआईटी इलाहाबाद, इंटरव्यू देने वाला भी इंजीनियर एनआईटी नागपुर। तो इंजीनियरों का जो है हर जगह कहीं ना कहीं जो है हो ही रहा है। क्यों इंजीनियरिंग लेते हैं लोग इतना? मेरे को तो मैथ्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। हमेशा से। हाँ, मतलब मेरे फादर डॉक्टर बचपन से हैं। सोचा था आपने इंजीनियरिंग लेना? हाँ, हमेशा से, मतलब जब तक मैंने 9th के बाद, जब 10th के बाद स्ट्रीम लेनी थी, तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग लेनी है, क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। जबकि मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, और मतलब हमेशा से नॉर्मली लोगों का लाइन होता है कि अगर फादर डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो, तो अगर डॉक्टर हैं तो बच्चा भी नॉर्मली डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन मेरा हमेशा से अलाइनमेंट इंजीनियरिंग की तरफ था। अच्छा, मैथ्स वगैरह में अच्छे थे इसलिए? हाँ, मैथ्स में अच्छा था हमेशा से। तो अभी जैसे अब आप फाइनली इंजीनियरिंग तो छोड़ ही रहे हो, तो अब क्यों छोड़ रहे हो? अब तो सपना था मेरा। एक्चुअली मेरे से एक इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट ईयर में। जी। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में एक छोटी सी ट्रेनिंग थी, हाँ। जिसके लिए मैं गया हुआ था नासिक। तो वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला। अच्छा। कुछ मेरे सीनियर्स के पास रहा। जी जी जी। तो वो नासिक में, तो वो वहाँ मैंने जाना, ऑफिसर्स को देखा, क्योंकि उससे पहले तक तो मेरा बिल्कुल फिक्स था कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है। मतलब मेरे को उसमें आईएएस पीसीएस का नहीं सोचा था मैंने। हाँ। लेकिन जब फर्स्ट ईयर के लास्ट में मैंने वो ट्रेनिंग करते समय मिला, तो मैंने उनको देखा, मैंने समझा, तो मैंने कहा नहीं, अब लाइफ में यही चाहिए, आगे कुछ हो ना हो, अब सब चीज़ बात की देखेंगे। अब यही चाहिए। फिर मैंने तैयारी शुरू करी, यूपीएससी की शुरू करी थी, और फिर 2 बार यूपीएससी का भी मेंस लिखा था, और फिर ये स्टेट सर्विस। एक बात बताइए, जो सिविल सर्विसेज वाली परीक्षाएं हैं, जैसे आईएएस पीसीएस की परीक्षा, यूपीएससी की हो गई सेंटर में, और स्टेट पीसीएस हो गई कई सारे स्टेट्स में, क्यों लोग जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स? मोटिव क्या है? पैसा, पावर, भौकाल, क्या? जो नॉर्मली मुझे लगता है वो मेनली पावर है, और उसके साथ साथ सर्विस करना भी है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है उस चीज़ में। हाँ, उसकी मतलब वो अथॉरिटी को दिखाना, हाँ, दर्शाना, अथॉरिटी के साथ लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए काम करना। लेकिन आजकल जो कई सारा जो है, जैसे ये सब चल रहा है कि पेपर लीक वगैरह में कुछ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पेपर लीक मान लीजिए जो है किसी गिरोह ने कराया, लेकिन कहीं तो इसकी डिमांड भी हुई होगी ना, तो मतलब कोई डिमांड वगैरह भी है। तो इसमें जो ये सब जैसे पूजा खेटकर वगैरह का इशू जब अभी चल रहा है यूपीएससी का, ये सुन के कैसा लगा? यूपीएससी भी अब करप्ट हो गया? करप्शन का नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं बिल्कुल कहूँगा कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज इरप्ट होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम दिए थे। मैंने बीपीएससी भी दिया था, मतलब मेरा प्री बहुत अच्छा हुआ था, और लास्ट में पता चला कि वो पेपर कैंसिल हो गया। तो मतलब मैं इतना दुखी हुआ था उसकी वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने प्री दिया, वो हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो मुझे लगा कि मतलब इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, और लास्ट में आके कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, और मतलब मुझे अच्छे से ये, मतलब मेरे को बिलीव है कि अगर जब तक स्टूडेंट की डिमांड नहीं होगी तब तक वो होगा ही नहीं। भाई कहीं ना कहीं कोई आदमी कैसे नेटवर्क वर्क करेगा? चोर तभी वर्क करेगा ना जब उसको आगे दिख रहा है कि उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, कहीं उसको पैसा मिलेगा। तो पैसा ही स्टूडेंट दे रहे हैं कुछ, तो वही एक इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से हताश भी हो जाते हैं एग्जाम से, बहुत छोड़ भी देते हैं। मतलब मैंने ही देखा है 2-3 लोगों को छोड़ते हुए कि एग्जाम कैंसिल हो गया, मेहनत बर्बाद हो गई। और पूजा खेटकर की वजह से क्या टेंट पड़ा है थोड़ा यूपीएससी की रेपुटेशन को?
कुछ चीज़ें हैं कि यूपीएससी को लगता, मतलब यूपीएससी में थोड़ा सा और उनको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि कोई सर्टिफिकेट अगर दे रहा है तो उसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन करेंगे, देख लेंगे अच्छे से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुख्य परीक्षा में आपका अच्छा मीडियम तो इंग्लिश ही में था। अपनी पोस्ट के बारे में बताइए थोड़ा, आपने पता किया यूकेपीएससी में कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कौन से ज़िले में, कहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है, थोड़ा बताइए, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स भी सुनना चाहते हैं। उत्तराखंड में ये है कि जैसे अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो फिर को कॉल जो अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो है बड़े जो है मंत्री ही देंगे उसको, और चीफ जब मिनिस्टर वगैरह ही देंगे। हाँ, पुष्कर धामी जी। हाँ, मतलब मुख्यमंत्री जी देंगे उसको। उसके बाद से फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। नैनीताल में ATI इंस्टीट्यूट है और उसमें रहेगी 3 महीने की ट्रेनिंग। अच्छा। उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने अलग हो जाते हैं, मतलब वो 3 महीने की ट्रेनिंग सारे PCS ऑफिसर्स के लिए सेम रहती है। जितने लोग यूकेपीएससी जितने भी सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, अच्छा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, स्पेशल की नहीं कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, एग्जीक्यूटिव पे जितने सिलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से 167 के अराउंड है, तो उन सबकी ट्रेनिंग होगी 3 महीने की ATI में। उसके बाद जो मैं, जैसे मेरा DSP में हुआ है तो मेरी पुलिस की ट्रेनिंग होगी नरेंद्र नगर में जो टेहरी में है। अच्छा। वहाँ 12 महीने की होगी, तो मतलब अगर मेरी ट्रेनिंग देखी जाए तो 15 महीने की है। हाँ। और जो अभी तक मेरे को आइडिया है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। बाकी और लोगों की ट्रेनिंग का उतना आइडिया नहीं कि 3 महीने के बाद उनका कैसे होता है। 3 महीने में वैसे क्या क्या चीज़ें जो है, जैसे लबासना वगैरह के हैं और करिकुलम उसी तरह से है यहाँ पे भी? अभी सर उतना आइडिया नहीं लगा है मुझे कि मतलब कैसे है वहाँ का करिकुलम, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया कि वो एकेडमिक होती है मेनली। क्या शक्तियाँ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? भाई शक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस ही तो है अधिकारी का काम। क्या क्या मिली इसमें? मैं एक्चुअली क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। मतलब मेरा ऑप्शनल रहा है, तो मैं वो एक उसमें एक बहुत अच्छा एक कोट है कि जहाँ आप जैसे व्हेन यू इंक्रीज द, मतलब पावर्स आर इंक्रीजिंग देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आल्सो इंक्रीजिंग, विद मोर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हूँ एज अ मैनेजर, और हमारा मेन काम फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही है। तो हम उस चीज़ को करते हैं, हमारा काम है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। अच्छा, मतलब आप इंडियन पोस्ट बैंक जो वाला है उसमें तो आप अच्छी खासी पोस्ट भी हाँ हुई है? जी, मैनेजर हूँ उसमें। तो उसमें भी यही काम है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखते हैं। अब यहाँ पे तो पावर भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि उसका सही तरीके से सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि किसी के संग कुछ गलत हो जाए। तो जैसे अभी आप जो भी जॉब पे हो वहाँ से तो सैलरी कम मिलेगी इसमें? सैलरी का तो फैक्टर रहेगा। सैलरी का तो मैं बताऊं कि मैं पहले 1 साल IBM में था। हाँ। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ी थी तो मेरे घर पे पता नहीं था उसका। अच्छा। कि मैं वो जॉब छोड़ रहा हूँ। मैंने सीधे जॉब से रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके मैं घर आ गया था 1 साल में ही। और मैंने बताया ऐसे ऐसे कि मैंने तो छोड़ दी। तो मेरी मम्मी जो है वो उस बात पर इतनी रोई थी कि भाई आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, और मैं सिंगापुर जाने वाला था नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो मैं फिर को तो यहाँ तो वैसे भी कि भाई विदेश जाने वाला विदेशी तो उस समय ये 2013 की बात है जब मैंने छोड़ी थी। 12 में ज्वाइन किया था, 13 में छोड़ी थी। तो तब ये था कि नहीं, मैंने कहा वो बात पैसे का है ही नहीं। अब तो मेरे दिमाग में जो चीज़ फिक्स है वो मैं जॉब के साथ कर नहीं पाऊंगा। अभी मुझे 2-3 साल ऐसे चाहिए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूँ। ये बात है। पुलिस अधीक्षक बनने के पश्चात उत्तराखंड राज्य में आपको मासिक वेतन के अलावा भी कोई सुविधाएं वगैरह, घर, गाड़ी, सिक्योरिटी और कुछ? हाँ, ये तो पता चलेगा उत्तराखंड में जाके, क्योंकि उत्तराखंड का कोई उतना आइडिया है नहीं मेरे को। मतलब अच्छा। मैंने तो सिर्फ एग्जाम ही दिया। अभी तक आप उत्तराखंड से टूरिस्ट डेस्टिनेशन? हाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं, बस इतना ही है। बाकी अभी उत्तराखंड से उतनी जान पहचान हुई नहीं है। तो जैसे DSP की जॉब थोड़ी सी टफ है, पुलिस की एक्चुअली जॉब टफ है। पुलिस वालों को भले ही जो है जनता के सामने उनकी इमेज वगैरह ना अच्छी हो, लेकिन मेरे कई सारे स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि DSP SDM वगैरह। तो आप जैसे अभी जो आप जॉब कर रहे हैं, एक ऑफिस डेस्क टाइप की जॉब होगी आपकी, आपने पे ऑर्डर दिया और वो हो गया। आप लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी और DSP में बल्कि कई ऐसी पुलिस के तो जॉब लोग कहते हैं कि भाई 24 आवर्स की जॉब है, आपके एरिया में कभी भी क्राइम हुआ आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस बनाएंगे? अब तो शादीशुदा भी हैं। अरे इसके लिए एक किस्सा है एक्चुअली। क्या, जब मैं पोस्ट की प्रेफरेंसेस भर रहा था। अच्छा। तो हुआ ये था कि एक तो इस एग्जाम के बारे में मैंने अपने घर पे बताया नहीं था। मेरे घर पे कुछ नहीं पता है इस एग्जाम के बारे में। अच्छा। सिर्फ गिने चुने 10 लोग होंगे मैक्सिमम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक मेरी वाइफ है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ में, क्योंकि वो भी एक फैकल्टी है UPSC की। और एक सर हैं हमारे, इनका तो मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ। और दूसरा मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ रहे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस भरनी थी। अब बहुत लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया था, लोगों ने कहा भी था कि दूसरे, मतलब मेरे रिलेटिव्स में भी पहले कह
रखा था कि दूसरे नंबर पे आप AR2 भर दीजिए और DSP को थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि फैमिली लाइफ नहीं होती है। और मेरे खुद ब्रदर इन लॉ जो है बड़े, वो खुद एक PPS ऑफिसर ही हैं यूपी में। तो अच्छा। हाँ, तो उनको भी देखा है हमने। तो उनके से कुछ सीखा नहीं? लेकिन फिर मेरी वाइफ से मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने आराम से मुझसे कहा कि आराम से 10 मिनट सोचो आंख बंद करके कि आपको किस चीज़ की वजह से ये मतलब आपने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप, मतलब मैं बैंक में हूँ, मैं अच्छी सैलरी पे हूँ, अच्छी जगह पोस्टेड हूँ, अच्छी पोजीशन भी है, तो आपने किसी एक कुछ तो एक क्राइटेरिया चुना होगा ना, उस हिसाब से आप सोच के उसको भर दो। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, वो वही भरना है, बाकी लाइफ जो है वो हम सब मैनेज कर लेंगे। एक बात बताओ, आप बैंक में हो, आप बैंक में तो अच्छे खासे घंटे के काम होते हैं, जी जी। कैसे पढ़ाई करते रहे? हाँ, एक्चुअली पढ़ाई वाला जो फैक्टर है इसमें मेरी वाइफ का एक रोल था। क्योंकि सुबह मैं उठता था तो 2 घंटे मेरी जल्दी उठने की आदत है। अच्छा। तो मैं सुबह 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे मेरा फिक्स है, मैं पढ़ता था। मतलब सुबह मैं 5 सवा 5 बजे उठ गया, थोड़ी एक्सरसाइज करी, योगा किया, वो फिक्स है मेरी और मेरी वाइफ का, मेरा। अच्छा। हम दोनों को साथ में एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, फिर 6 सवा 6 तक फ्री हो, 6 से सवा 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भी पढ़ा मैं। उसके बाद मैं अपना ऑफिस चला गया। अब होता क्या था कि 2 घंटे की पढ़ाई से तो आप कर नहीं सकते, तो मेरी वाइफ दिन में पढ़ती थी मेरे लिए, करंट अफेयर्स पढ़ती थी, और मतलब आपके वो पढ़ती थी, नोट्स पढ़ती थी, कुछ अपनी तरफ से भी पढ़ती ये थी। तो हाँ, मतलब ये एक एक्चुअली मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब मुझसे अगर पूछा जाए ना कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस सिलेक्शन में किसका था, तो वो मेरी वाइफ का था। बिल्कुल, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है भाई, मेरे माँ बाप को तो पता ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने हमेशा से मेरे को सपोर्ट किया है, लेकिन उनको आइडिया नहीं था इस एग्जाम का। तो उन्होंने मतलब ये करती थी कि दिन भर वो उसको पढ़ती थी, मेरे लिए शॉर्टकट में नोट्स बनाती थी, और शाम को जब मैं आता था तो सर आप समझ लीजिए कि मैं बैठा, मैंने आधे घंटे रेस्ट किया, तो फिर मुझे वो 1 घंटे उसको पढ़ाती थी। तो आप ये समझिए कि एक आदमी की मेहनत नहीं लगी है उसमें, उसमें 2 लोग लगे रहे हैं प्रॉपरली। मतलब आपने कुल मिला के एक वाइफ रखी हुई है नोट्स बनाने के लिए। मतलब ये मान लीजिए कि वो बहुत ही ऊंचा उनका रहा है इसमें कद, इस चीज़ के लिए कि 50% तो उनकी मेहनत रही है, 50% मेरी रही है। मैंने पूरी कोशिश करी, और फिर लास्ट में तो आप ये मान लीजिए कि जब मेंस वाला, तो सर की टेस्ट सीरीज थी, पूरी प्रॉपर तैयारी उसी से करी मैंने। सर का वो वाला कोर्स ज्वाइन किया था मैंने मेंस का। प्रीलिम्स में भी 2021 से ही हाँ 2021 सर ने पहली बारी वो मैंने इवन उत्तराखंड में पहली बार हाँ रिक्वेस्ट करी थी। प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने सर को मैसेज किया था, मैंने कहा सर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। अभी भी यही हुआ, 2024 में मेंस का पैटर्न बदला, हमने GS 5-6 सबसे पहले बनाया, जैसे यूपी PCS में 2023 में जो पैटर्न बदला था, जैसे ही हमने बनाया लीक करके सबने कॉपी पेस्ट करके दे दिया, वही अभी उत्तराखंड में भी हो रहा है। वही भाई नया कंटेंट कोई डेवलप नहीं करना चाहता है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट तो अवेलेबल ही नहीं है। मैं सर ने जो कंटेंट दिया उससे पढ़ा, मेरी वाइफ ने जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे लिए बनाया उससे पढ़ा, तब जाके कुछ चीज़ें उस अलाइन हो पाई कि मैंने मेंस अच्छे से दिया। और इंटरव्यू में तो आप ये मान लीजिए कि मेरी वाइफ ने खुद ने 16 इंटरव्यू मॉक मेरे लिए हैं, 16 बार, तब जाके उस लेवल पर लेके। क्योंकि होता क्या कि जब आप एक बड़े मतलब आप पोस्ट पे हो, मैनेजर हो, तो आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं आप सही हो। आप एक लिमिट के बाद जाके उसमें फंस जाओगे कि भाई जो वो इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो ग्रिल करेगा आपको। अब ग्रिल करने में क्या होता है कि आप एक लिमिट के बाद आपकी पर्सनैलिटी दिख जाएगी कि नहीं मैं ही सही हूं। उसमें एक्चुअली समस्या ये है कि क्वेश्चन पूछने के लिए आंसर पता होना जरूरी नहीं। हाँ यही इंपॉर्टेंट। और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने भी 2 PCS के इंटरव्यू दिए, तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि मतलब ये जो सामने वाला बंदा पूछ रहा है, भाई इसको मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे सवाल पूछ रहा है कि अगर मैं इसको क्रॉस क्वेश्चन कर दूं, ये इसको भी नहीं पता होगा, बस ये पूछने के लिए पूछ रहा है। बस सच्चाई वही है। वो बस ऐसे एक्चुअली फंसाते हैं वो इंटरव्यूअर, वही वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि भाई तुम में है कुछ कि नहीं, कि जरा से में तुम डोल जाओगे। मतलब एक्चुअली आप एक ऑफिसर बन रहे हो तो होता क्या है कि आपके सामने सिचुएशन अचानक आ जाएंगी। जैसे अब मैं DSP बन गया हूँ तो वो एक फील्ड लेवल की जॉब है, कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, कुछ गलत हो गया, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम, तो उसी समय आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप अगर ऐसे फंस जाएंगे तो फिर तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, बहुत कुछ गलत हो सकता है उस चीज़ में। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रिलिंग भी करना बहुत जरूरी। तो उन्होंने 10-15 मेरे मॉक लिए और ग्रिलिंग करी, तो ऐसे करके ये तैयारी बहुत मेहनत से बहुत आगे बढ़ी है। एक चीज़ तो है कि मतलब आपकी तैयारी से एक इंस्पिरेशन तो स्टूडेंट ले सकते हैं कि भाई तैयारी करनी है तो ऐसी लड़की से शादी करो जो आपको पढ़ा भी सके और बढ़िया PCS वगैरह भी बना सके। मतलब ऐसे जो है कपल को सल्यूट है कि भाई आपस में एक दूसरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग रख के फाइनली जो है DSP आप बन गए, और वो भी अपना पढ़ाते पढ़ाते फैकल्टी आई वो UPSC की फैकल्टी है। अच्छा एक बात बताइए कि जब ये वाला था टोटल मिला के, मतलब जैसे मेंस वगैरह प्री के लिए कैसे तैयारी करते थे? देखिए प्री के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मैं जॉब करता था। जॉब मेरा ये था कि करंट अफेयर्स मुझे सर की ही पढ़नी है, बिल्कुल फिक्स है वो। क्योंकि जब मैंने 2018 में यूपी का मेंस वो प्रीलिम्स मतलब मेंस दे के इंटरव्यू किया था, तो उस समय से मैं सर को फॉलो कर रहा था। अच्छा आपने यूपी PCS में में 2018 में सर का मैंने बैच ज्वाइन किया था, वो आंसर राइटिंग वाला, और सर ने प्रॉपर गाइडेंस दी थी उस चीज़ के लिए। तो तब से मैं सर के साथ ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो कह रहा था कि UPSC के मेरे जो अटेम्प्ट थे वो मैंने पूरे 6 दिए, और
2 अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी दिया। एक में तो मेरे 673 आए थे 2015 वाले मेंस में, और 676 कट ऑफ गई थी, तो 3 नंबर से मेरा मेंस रह गया था उस समय। तो अब यही था कि मैंने सर को फॉलो करूं, और प्रीलिम्स में पूरी तरीके से सर के करंट अफेयर्स मैंने फॉलो किए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो उस करंट अफेयर से बाहर था। इवन सर का मैंने ज्वाइन कर रखा था, तो सर ने उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट और उत्तराखंड स्पेसिफिक नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे, उनको ही पढ़ के गया था। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड की तो बुक ही अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में, उत्तराखंड का तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में। आप लोगों ने 2021 से चालू किया। हाँ, मतलब जिस समय मैं ये तैयारी कर रहा था, 22 में मैंने प्रीलिम दिया है, अप्रैल में हुआ था, तो अप्रैल 22 तक तो हिंदी में ही सब अवेलेबल था। अब हिंदी जो आदमी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वो तो हिंदी से तैयारी कर ही नहीं सकता है, मतलब वो भी जॉब के साथ तो आप कर ही नहीं सकते हैं उसी चीज़ को। तो सर की प्रीलिम्स में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी, सर के नोट्स पढ़े। मेंस में क्या हुआ कि मेंस में मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था बिहार। मैं पहले तो हाथरस में था, फिर बिहार मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो अब बिहार में उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सर का मटेरियल लिया, सर से कोचिंग लगाई लास्ट में कि सर भाई वो मेंस की स्टार्ट कीजिए। सर की थी नहीं मेंस की। हाँ, हम लोगों ने फिर वो सर ने फिर सर ने प्रॉपर एक कोर्स स्टार्ट कराया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, और लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप बच्चे आ जाएंगे, आप करिए। तो सर की मान लीजिए कि हम पे कृपा है इस चीज़ के लिए कि सर ने वो कोर्स स्टार्ट किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ उन्होंने किसी अपने उसके लिए किया हो, मोटिव के लिए कि भाई पैसे कमा लेंगे, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट की वजह से किया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं थे उसमें, लेकिन सिर्फ हमारी वजह से स्टार्ट किया, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। नहीं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने उत्तराखंड का प्री का चलाया, अब उसमें हमारे पास अच्छे खासे क्राउड थे। हाँ। प्री में खूब सिलेक्ट भी हुए। अब उसके बाद मैं एक्चुअली मेंस का चलाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि समस्या ये है कि अगर कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है जो मार्केट में है ही नहीं कहीं, डेवलप करना पड़ेगा उसको। और हमारी आदत है कि हम सारे कंटेंट को फ्रेश डेवलप करते हैं, चाहे वो मटेरियल का पार्ट हो, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो। अब टेस्ट सीरीज अगर प्री की हमारी लगाए हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और फ्रेश होते हैं। वो मार्केट वाले PYQ नहीं है। आप वहाँ पे 100 में 100 ला सकते हो, हमारे में 40% भी ले आओ ना तो प्री निकाल दोगे। तो ये वाली चीज़ों में मैंने देखा है कि हमेशा कि सारे हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब मेनली हमने कंटेंट की टीम बनाई है। अब मेंस का हमने बनाया, जैसे ही वो किया, कुछ लोग जो है लीक वगैरह करने में लग जाते हैं, और वो भी लीक करने में भी वो लोग जो है ये भी नहीं कि भाई जो PDF है वही दे दें, उसमें भी कई बार तोड़ मरोड़ देते हैं, शुरू के 2-4 पेजेस करके, और फिर बीच में कुछ भी जो है बदनाम करने के लिए करते हैं कि मतलब इनको नस्तानाबूद कर दो। कई सारे कोचिंग वालों ने इतने हद तक जाके वो हमारे खिलाफ वो चलाया कि मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई इतना इंपॉर्टेंट मैं था नहीं जितना इन लोगों ने अभियान चला के सबको बता दिए। खैर, वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी कई सारे अगर मान लो कम भी स्टूडेंट है और अगर लगातार डिमांड आती बढ़ाना पड़ता है, कई बार मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि भाई लॉस है या प्रॉफिट है। आप अगर एक स्टेज में स्टूडेंट को सिलेक्ट कराए तो उनका कहना है कि भाई पूरा तो कराओ। प्री में ला के छोड़ दिए, फिर मेंस कौन कराएगा? वो जबरदस्ती वो करना पड़ा कि नहीं भाई करना पड़ेगा मेंस। चलो खैर, आप तो मतलब ये जो कन्वेंशन है कि भाई PCS वगैरह के लिए डेली 18 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप प्रॉपरली तमीज से पढ़ रहे हैं 4 से 5 घंटे पर डे, और छुट्टी वाले दिन किसी दिन आप बढ़ा लीजिए, कंपनसेट कर लीजिए। हाँ, कंपनसेट कर लीजिए, थोड़ा 1-2 घंटे मान लीजिए, 4 की जगह आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपकी वो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब आपने जहाँ वो कंटिन्यूटी छोड़ी तो फिर उसका फायदा नहीं। मतलब ये नहीं कि तुम 2 दिन तो 18 पढ़ लिए, फिर 1-2 हफ्ते कहीं घूमने फिर आप मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सर मैं ये मान लो मैंने एक दिन ऐसा जोश आया मुझे कि मैंने कहा नहीं सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, आज 10-10 घंटे सुबह से बैठूंगा कमरा बंद करके, वो 10-10 घंटे पढ़ लेता हूँ। अब मैंने सैटरडे को किया, चलो संडे भी हो गया। उसके बाद से मैंने 10 दिन में किताब नहीं देख पाया। तो सोचिए सिर्फ 9 घंटे पढ़ा, मान लीजिए 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 दिन में 18 घंटे, और मैंने 10 दिन के नहीं पढ़ पाया तो 40 घंटे का लॉस हो गया मेरे को, क्योंकि पर डे में 4 घंटे पढ़ रहा था। तो नेट तो मैं लॉस में चल रहा हूँ ना, ऊपर से टेंशन अलग कि भाई 10 दिन नहीं पढ़ पाए। लोग सोच रहे होंगे जो पढ़ने वाले कि ये देखो ऐसा इंजीनियर है कि जब इसने हाईएस्ट टारगेट बनाया वो भी 10 ही घंटे सोचा, और सर हमसे कहते हैं कि 10 डेली पढ़ो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अपने अपने लाइफ का स्ट्रगल सभी लोगों को अपने जीवन में करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप अर्ली उम्र में जो है स्ट्रगल कर लें, मेहनत कर लें और अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाए तो पूरी लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। या तो आप अर्ली एज में स्ट्रगल करो या फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल करो। दुनिया का ये सत्य है। बिल्कुल सच्चाई है ना? बिल्कुल सच्चाई है। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश से हैं आप, लेकिन उत्तराखंड में एक अच्छी प्रतिष्ठित पद पर चयनित हुए हैं। क्या मान लिया जाए कि भाई किसी भी राज्य में सिविल सेवा के पद पर पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। हमारी इंडिया कोई क्षेत्रीय भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं है, मुझे नहीं लगा ऐसा कहीं भी कि कुछ भेदभाव होगा। इंटरव्यू वगैरह में? इंटरव्यू में भी मतलब मेरा नॉर्मल इंटरव्यू हुआ, लेकिन हाँ थोड़े कम मार्क्स हैं इंटरव्यू में। लेकिन ये है कि मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि किस वजह से, ऐसा हो सकता है कि शायद उनको मेरा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हों, लेकिन ये है कि मतलब मुझे भेदभाव कहीं नहीं लगा, क्योंकि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, मुझे एक्चुअली जो पोस्ट चाहिए थी वो मुझे मिली है।
तो मुझे अच्छा, आपका मतलब डीएसपी। हाँ, मतलब इवन ये मान लीजिए कि कुछ दिन पहले मेरी वाइफ से रिजल्ट से पहले डिस्कशन हो रहा था, तो वो मुझसे कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैंने कहा इतने भी अच्छे ना आ जाए कि मैं एसडीएम बन जाऊँ। मतलब ये मैं मतलब मैं किसी के पर्सनल उस पर नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, मेरा आपको अपना मतलब एसडीएम लेना ही नहीं था? लेना ही नहीं था, लेकिन मैंने ऊपर इसलिए भरा था कि ऐसा ना हो कि गलती से आगे जाके ये हो कि अगर एसडीएम में भर देता ऊपर और बन गया होता, तो मैंने ऊपर भरा था, हाँ। लेकिन मेरा मन हमेशा इंक्लाइन डीएसपी के लिए ही था। अच्छा, वैसे इनको तो जाना है क्योंकि उत्तराखंड में बकायदा डीएसपी बन के, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंटरव्यू में होता है चीज़ें, जो यूपी वगैरह से लोग जाते हैं, चाहे आप राजस्थान में जाएं चाहे उत्तराखंड में जाएं, डीएसपी बन सकते हैं आप, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तराखंड में डीएसपी बने हैं, अच्छी पोस्ट है डीएसपी, सेकंड नंबर की है। वैसे एसडीएम और डीएसपी एक्चुअली पैरेलल पोस्ट चलती हैं। मैंने कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को देखा है जो बाकायदा पुलिस वाली पोस्ट ही प्रेफर करते हैं। इवन आईएएस के ऊपर कई लोग आईपीएस भरते हैं, कई आईएफएस भी भर देते हैं। वैसे ही जो है एसडीएम के ऊपर भी डीएसपी चूज करने वाले भी लोग हैं। लेकिन इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अब जो पैटर्न है उत्तराखंड का, अब उसमें मेंस 1500 नंबर का है, बिल्कुल यूपी वाला पैटर्न आ गया है। 6 पेपर जीएस के 1200 के, 150 हिंदी, 150 इससे, 1500 ये होगा और 150 का इंटरव्यू कर दिया। तो भाई 1650 में टोटल तय होगा कि आप कोई पोस्ट पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल। तो 150 बिल्कुल एक माइन्यूट सा हो गया है 1500 के सामने। तो भैया अगर आप मेंस में अच्छे नंबर ले आओ तो कोई चाह के भी हटा नहीं सकता है। मतलब थोड़ा बहुत एक आध नंबर ऊपर नीचे कर भी दोगे भाई, चलो ठीक है, रैंक 1 नहीं आपने ओवरऑल आने दी। उत्तर प्रदेश लेकिन आप इस मामले में बड़ा लिबरल स्टेट है। कई स्टूडेंट्स मुझे जो है टॉन्ट वगैरह मारते टाइम कहते हैं भाई उत्तर प्रदेश में खुला भंडारा चलता है। मैंने भी कई बार इसीलिए बोला कि जब जो स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, अब मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ हूँ भाई, जो मुझे फीडबैक आएगा वही मैं बताता हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और ये बात जो है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के साथ भी थोड़ा सा वो है कि उत्तराखंड में बाकायदा जो है चीज़ें, जैसे पिछली बार जो केस हुआ 2021 में फीमेल वगैरह का, यहाँ पे रूल है क्या कि अगर आप जो है उत्तर प्रदेश की महिला है या फिर कहीं की महिला है, हाँ, वो फीमेल कट ऑफ में आ पाएंगे। फीमेल में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ उत्तराखंड की फीमेल को अलग कंसिडर किया गया। तो ये थोड़ा सा वाले कुछ चीज़ें रीजनल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए थोड़ा बहुत तो अपने स्टूडेंट के लिए देखिए। वैसे सरकार आजकल जो है कहाँ भी जी है, सबको पता ही है, क्या ही बोल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद उत्तराखंड में जो जैसे कई सारे भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अलग है, वहाँ पे हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत मतलब कल्चर अलग है, खान पान अलग है, रहने का तरीका अलग है। कैसे मतलब आप जो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे, क्या कठिनाई महसूस करोगे? एक्चुअली क्या है कि मेरा हमेशा इंक्लिनेशन था ही उसमें। अच्छा। मतलब मैं पहाड़ों के बीच में ही रहना चाह रहा था। मेरा हमेशा से उस तरफ इंक्लिनेशन हमेशा से रहा है कि मैं कभी भी आगे जाके सेटल हूँ या जॉब करूँ। इवन अभी भी जो मैं जिस जॉब में हूँ, तो मैं डिस्कशन यही कर रहा था कि मान लीजिए अगर ये नहीं होता है तो आगे जाके रिक्वेस्ट ट्रांसफर उत्तराखंड की साइड या हिमाचल प्रदेश की साइड डाल दूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन है, मतलब मुझे बहुत ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, हिली एरिया ये सब। तो वहाँ पे क्या ये ट्रेनिंग इस तरह की देंगे वो लोग कि भाई आप यूपी से हैं, यहाँ की कुछ जो है कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, तो कई जगह जो है आपको एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे कि वो वाला माइंडसेट लेके नहीं जा सकते हैं? नहीं, माइंडसेट तो मैं बिल्कुल सर ये ओपन लेके जा रहा हूँ। अच्छा। जो वो सिखाएंगे, हाँ। जो वहाँ की ज़रूरतें होंगी, मैं उस हिसाब से ही एडजस्ट करूँगा। क्योंकि भाई एक अच्छे अधिकारी की वैसे भी ये चीज़ प्रशासनिक होती है। सेवा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, कि भाई लोगों को कहीं नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से आए वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कि कोई पार्शलिटी वगैरह। हाँ, बिल्कुल। वैसे भी एक अच्छा अधिकारी वही है जो भाई सरकार की जो भी स्कीम है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो एक्ट्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करे और करवाए। ज़्यादा तो जो है पावर वैसे भी अधिकारी के हाथ में इतना रहती नहीं है। खैर अच्छा एक बात बताइए, जीवन में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी आपने पुलिस ने कभी आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है? मतलब कुछ वैसा तो नहीं कि बचपन का कुछ बदला है कि अब बताऊंगा? नहीं, कोई ऐसा पुराना दुश्मन है जो कि अब डीएसपी बन चुका हूँ, अब बताऊंगा, आने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मतलब अच्छा। मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। तो कहीं भी प्रॉब्लम होती थी, मेरे कॉलेज में हो चाहे कहीं भी हो, तो मेरे फादर हमेशा रहते थे। मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे कभी ऐसा कुछ यूज़ नहीं आया किसी चीज़ का कि भाई मैं किसी से एनिमिटी लेके चलूँ। मैं नॉर्मली भी नहीं रखता हूँ किसी चीज़ को, मैं नॉर्मली भूलने वाला आदमी हूँ कि हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा, एक पुलिस अधीक्षक की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? पुलिस मैनुअल को फॉलो करना और अपने अधिकारियों की बात सुनना और उसको अमल में लाना, या फिर जो मोरलिटी के हिसाब से सही हो, नैतिक हिसाब से सही हो वो करना? क्या करेंगे आप? देखिए सर, नॉर्मली जो है वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। उस सिचुएशन में कौन सी चीज़ क्या मांग रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में किसी भी चीज़ को फॉलो किया जाए। मेन चीज़ ये है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं वहाँ के, जिनको ज़रूरत है, उनका भला होना चाहिए। चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, किसी भी तरीके से हो, बस उनका भला होना चाहिए। उनको उनका भरोसा हमेशा पुलिस सेवा पे बना रहना चाहिए। उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई पुलिस जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। नहीं, लेकिन आपने आंसर नहीं दिया, डिप्लोमेटिक घुमा दिया यार। अभी तो जा रहा हूँ सर, अभी ऐसी चीज़ें तो अभी दिमाग में आई ये तो नॉर्मल से इंटरव्यू है, लेकिन अभी आप जैसे जब डीएसपी बन गए, कई सारे प्रोग्राम में आप बुलाए जाएंगे, चीफ गेस्ट वगैरह जाएंगे, कई सारी जगह बोलना पड़ेगा।
तो कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको कई जगह इंटरव्यू देना पड़ेगा, सवालों के जवाब बेटा यहाँ तो बच सकते हो, अभी जीवन के बहुत इंटरव्यू बचे हैं। तो खैर अच्छा एक बात बताओ, पुलिस रिश्वत लेती क्यों है? ये हमारी टीम ने बनाया, बड़े जो है अच्छे सवाल बनाए आज। क्या ये संस्थागत हो चली रिश्वतखोरी कभी थम पाएगी? ये मेरा भी सवाल है। मतलब ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी, बाकायदा कहाँ की न्यूज़ थी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ थानों की बाकायदा वो एक डायरी रिलीज हो गई थी, कोई लीक हो गई थी शायद, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि जो है चौकी का वो इतना लेगा, कांस्टेबल का इतना लेगा, चौकी से ऊपर वाला जो थाने वाला है वो इतना लेगा, एसएचओ उतना लेगा, फिर डीएसपी उतना लेगा, और ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरे सबके शेयर लिखे थे। बंद होगा कभी ये? देखिए सर, अब बंद तो हर चीज़ हो सकती है, बस डिपेंड करता है कि दोनों तरफ से जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखें। एक बार आप ना मतलब मान लीजिए कोई दे भी रहा है, मान लीजिए कोई मांग रहा है, आप देना बंद कर दीजिए, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, तो वो जो चीज़ें चेंज जब आता है ना तो वो धीरे धीरे आता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि कोई चेंज को लाना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में लग जाते हैं कि नहीं भाई हमारा काम जल्दी होना चाहिए, हमें अगर हमने रूल इवेट कर दिया तो हमें वो पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए, तो उस चक्कर में ये सब चीज़ बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स अच्छे नहीं है, अगर ऑफिसर्स अच्छे नहीं होते तो हमारा देश जिस लेवल पर तरक्की कर रहा है वो हो नहीं सकती है। अगर लोग ईमानदार नहीं होंगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ईमानदार है, वो काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ पुलिस का। मैं छोटा था, फिटजी में कोचिंग कर रहा था दिल्ली में। अच्छा। और ये रात की बात थी, उस समय सिर्फ मेट्रो वहाँ बहुत कुछ जगह पे थी। अच्छा, 2007 की बात है। तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से मैं उतरा, मेरी कोचिंग थी तुगलकाबाद में, मुझे ऑटो से जाना था। अब ऑटो वाले क्या है, कार्टल बना के रहते हैं नॉर्मली कि, और रात का टाइम है तो उनको मालूम है कि भाई 10 बज रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन नहीं है, बचता ही नहीं। हाँ वो अब है ही नहीं, अब कैब वैब का तो उस समय ज़माना ही नहीं था। तो मैं ऐसे ही खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा 2-3 लोगों को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, तो मैंने थोड़ा सा मतलब उनको कन्फ्रंट किया, तो 5-6 ऑटो वाले मेरे ऊपर आके चढ़ने लगे। अब मैं डर गया, मैंने कहा यार मतलब मैं तो बच्चा हूँ भाई, 12th का अभी निकला हूँ, फिर जिम कोचिंग कर रहा हूँ। सामने पुलिस वैन खड़ी थी और मैं लिटरली वहाँ से पुलिस वाला आया, उसने मुझसे जनरली पूछा कि क्या हुआ, मतलब आप क्या डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने उसको बताया और उस बंदे ने पहले तो उनको ढंग से लिया, एक तो ऑटो वाले को उसने मतलब भिजवा भी दिया जिसने बदतमीजी स्टार्ट करी थी, और दूसरा उस बंदे ने मुझे ले जाके मेरे हॉस्टल छोड़ा। तो मतलब मैं ये इंसिडेंट बता रहा हूँ कि उसमें उसका कोई फायदा नहीं है भाई, एक तो उसको आना नहीं था क्योंकि मैं तो कंप्लेंट करने गया नहीं था, वो अपने आप आया, मुझे लेके गया, मेरे को मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ा। वहाँ पे जाके एक मतलब उसने अगर ऑटो वालों में एक डर भी क्रिएट कर दिया कि आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते, तो वो वहीं से चेंज शुरू हो जाता है ना चीज़ों का। तो वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं कि बताइए, मतलब आप बोल रहे हो कि पब्लिक भी करप्ट है? हाँ नहीं, मतलब मेरा ये है कि सब चीज़ें एक तरफ से नहीं हो सकती कभी भी, हमेशा दोनों तरफ से होती हैं हर चीज़। लेकिन ये चीज़ मैंने फील करी है कि ये बात सही है कि जैसे पुलिस वालों पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगर पब्लिक अपने गिरेबान में झांक के देखे तो ये कई सारे जो स्टूडेंट आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली लोग पूछ लेते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि जबकि मेरी अच्छी खासी वैसी इमेज है कि भाई मैं बड़ा जो है कई बार रूट बोल देता हूँ और मैं इस तरह का बड़ा नो नॉनसेंस वाला हूँ मैं, कि मैं मुझे नॉनसेंस पसंद नहीं है। वो इस तरह की बात करते हैं कि सर ये बताओ आरओ में अगर मान लो हो जाएगा, सैलरी तो 70 मिल रही है, बाकी कितना मिलेगा थोड़ा बताइए सर। कई बार उनके पेरेंट्स वगैरह मैसेज कर देते हैं कि सर मैं यहाँ पे मैं बैंक मैनेजर हूँ, अगर मेरे लड़के का ये पोस्ट मिल गई है सर आप ये बताइए ऊपर कितना तक हो सकता है। मैंने कहा मतलब मैं इस सवाल से शर्मा जाऊँ कि मतलब भाई मैं एक प्राइवेट अथॉरिटी हूँ, आप मैं क्या हूँ, कोचिंग हूँ, मैंने भाई स्टूडेंट्स को तैयार किया, कंटेंट वगैरह उसने हमारा पढ़ा, अगर वो पढ़े नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सही बात। हम उसको सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, अगर आप सपोर्ट सिस्टम हमारा आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं करोगे नहीं होगे। बिल्कुल। इसके आगे ना हमारा रोल है ना हम कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस तरह की जब मैं थिंकिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई तुम लोग खुद करप्ट हो और तुम ही जो है आरोप लगाते हो कि पुलिस वाली जीने नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। अगर वो लोग खुद चले जाएं तो क्या वो लोग पूरा सब कुछ ठीक कर देंगे? तो मतलब कुल मिला के वही है कि भाई चेंज जो है वो आप ही से चालू होगा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, वही वाली बात फाइनली घूम फिर के आती है। चलो खैर थोड़ा अभी पढ़ाई पे आते हैं वापस। तैयारी के दौरान जो है ध्यान कैसे केंद्रित रखें? ये कई सारे डिस्ट्रैक्शन, रील्स, नंगा नाच, ये सब जो है ट्विटर में माहौल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है ये युवा नेता और ये सब चीज़ें, कैसे डिस्ट्रैक्शन दूर करें? देखिए सर, ऐसा है 2018 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने मतलब उस समय मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैंने कहा अब अगर मुझे तैयारी करनी है तो मतलब मुझे सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। तो हमने डिसाइड किया, तो हमने मतलब मैंने नहीं, मेरे साथ साथ मेरी वाइफ ने भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर 2 जने साथ में रह रहे हैं और एक जना भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा भी हो सकता है। तो मैंने नॉर्मली क्या किया कि मेरा एक तो ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं है, मैं कभी जाता ना इंस्टाग्राम पे भी नहीं है मेरा अकाउंट, फेसबुक पे मेरा अकाउंट था, 2018 में मैंने बंद कर दिया। और अब जाके जब मेरा ये 23 में जब मैंने ये मेंस दे दिया था 18 के बाद, तब जाके मैंने उसको ओपन किया। उस पर भी मैं अभी उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ
और दूसरा व्हाट्सएप से मैंने ग्रुप से भी एग्जिट किया, मेनली फ्रेंड्स वालों से। फैमिली वालों से तो देखिए आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रह सकते दूर, तो उनको बता के कि भाई फैमिली तो चलो ठीक है, हाँ, तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है भाई, आपके मदर फादर सिस्टर ब्रदर्स ये सब बहुत ज़रूरी है। फैमिली एक्चुअली बहुत ज़रूरी है चीज़ें। आप अकेले हो जाते हैं, कोई होता आप नहीं, अकेले तो family मैनेज ही support नहीं कर करती है। सकते। अब ये मान लीजिए अगर आपने अकेले सोचा है तो बहुत मुश्किल होगी इमोशनली आपको सर्वाइव करने में। तो ये सब चीज़ें आपको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में डालनी है कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ को छोड़ के और कहाँ आगे बढ़ना है। जैसे मेरा फ़ोन है, मेरे घर में सबको पता है अभी भी कि 9:30 बजे के बाद ये बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। मेरे ऑफिस में भी पता है, मेरे घर पे भी पता है। मेरा फिक्स टाइम है कि मैं 10। जब शादी नहीं हुई थी तब उससे पहले मेरा वो रूटीन, मतलब मेरा रूटीन तो जल्दी सोने का था, लेकिन हाँ मेरा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत चलता रहता था, क्योंकि उस समय तक क्या था कि भाई मैं जॉब में भी नहीं था। तो मैं, शादी जिस समय हुई है उससे 1 महीने पहले ही मेरी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। अच्छा। हाँ, और उससे पहले 6 महीने में कैनरा बैंक में रहा। तो मेरे ख्याल से मतलब 2017 के मिड से स्टार्ट किया था जॉब। तो उससे पहले तो मैं सिंगली तैयारी कर रहा था, तो फेसबुक भी देखता रहता था, ये भी देखता रहता था। तब भी मैंने कोशिश करता था कि मतलब एक मेरा टाइम फिक्स था कि 10 बजे मुझे सोना है, तो मुझे रात को यूटिलाइज करना है सोने के लिए। और वो तभी हो सकता है जब आप फ़ोन रख दें। लोगों के संग नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग फ़ोन ले लेके सोचते हैं कि भाई अब लेट रहे हैं बेड पे, तो फ़ोन देखते देखते सो जाएंगे। फ़ोन देखते देखते तो आप सो ही नहीं सकते हैं। फ़ोन देखते देखते सोने का मतलब ये कि आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहेंगी। नॉर्मली ये मतलब मेरा मानना है, बहुत लोग उससे डिसलाइक नहीं, ये आजकल बल्कि मोबाइल की वजह से कई सारी बीमारियां होने लगी। अरे बहुत, मतलब मैं खुद अवॉइड करता हूँ। अभी भी ये मान लीजिए कि अभी भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो पढ़ाई बंद हो गई, तो मैंने ये नहीं है कि दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया कि चलो अब ये फेसबुक ही देख लें, इंस्टाग्राम पे अकाउंट। अभी भी मेरा अकाउंट नहीं, आगे भी नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे। तो अभी भी मैं नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप एक बार फ़ोन से और सोशल मीडिया से डिटैच होकर देखिए, आपको लगेगा कि लाइफ जो है ना, इसमें टाइम है लोगों के पास, और उस टाइम को आप यूटिलाइज करके पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब जो मैंने देखा है कि भाई मेरे दोस्त कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं है। टाइम तब होगा जब आपको ये समझ में आएगा कि जो फ़ोन हाथ में है उसको कितनी देर तक चला रहे हैं आप। आपको लग रहा है 1 मिनट चला रहे हैं, वो 1.5 घंटा ले जाएगा इसी बस रील्स में ही। तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके नहीं, लिए लेकिन एक discipline चीज़ ये ज़रूरी भी है कि जैसे आजकल जो है इतना ज़्यादा डिजिटल क्रांति है, अगर आप इसको पॉजिटिव यूज़ करें। हाँ, वो तो जैसे बहुत अभी ज़रूरी केरल है। में एक बच्चा था, वो स्टूडेंट जो बाकायदा मोबाइल से ही पीसीएस में सिलेक्ट हो गया था केरल की। हम बिल्कुल, तो उसने देखे कितना पॉजिटिव यूज़ किया। अरे तो मैंने तो तैयारी, आपकी जो कोचिंग है वो मैंने ऑनलाइन ही करी, क्योंकि मेरे समस्तीपुर में तो तैयारी ही नहीं अवेलेबल ना। मेरी वाइफ ने कराई है, आपने कराई है, हम दोनों लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है उसी की वजह से हुई, और सारी कोचिंग ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया से उतना ही यूज करना है जितना आपको जरूरत वगैरह है। मत करो, हाँ, आप कोचिंग वगैरह ऑनलाइन ठीक है। कोचिंग तो जरूरी है, मतलब आप कैसे, हर जगह अवेलेबल नहीं है ना हार्ड, मतलब कॉन्क्रीट कोचिंग। चयन के पहले और चयन के पश्चात कुछ चेंज होता है लोगों का रवैया, डीएसपी वगैरह पोस्ट लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्या लगा अभी मैंने, मतलब मेरा सिलेक्शन हुए शायद अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जी, सिर्फ 20 दिन हुए हैं। मतलब देखा जाए तो 28 अगस्त को रिजल्ट, 20-25 दिन हुए। जी। और लोगों का रवैया तो आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल 360 डिग्री घूम जाता है पूरा अच्छे से। मतलब जो मान लीजिए कि आपको कोई लाइक करता हो नहीं करता हो, आप पूरी दुनिया ही बदल जाएगी आपके अगल बगल। लेकिन आप करता है, पहले करता हो ना करता जो हो, आपको ना करे करे नहीं करे हो, तो सब आपके आसपास की दुनिया ही बिल्कुल नई चेंज हो जाएगी। कोई आपको ऐसा लगेगा हुआ कि- कुछ केस आपके साथ कि भाई किसी ने याद दिलाया कि यार बचपन में हम तुम्हारे साथ पढ़ते थे, भूल गया मुझे? एक कुछ दिन पहले एक दोस्त का फोन आया था, वो मेरे संग कभी पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं था। तो उसने मुझसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, बहुत बहुत बधाई, और मेरा ये काम देख लेना, ये देख लेना, वो हाँ, मतलब कुल मिला के आया वो काम ही। हाँ मतलब लास्ट में आके ये सब चीज़ हुई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 1-2 लोगों को तो ऐसे के भी आए फ़ोन जो मतलब जिनसे मेरी उतनी अच्छी नहीं बॉन्डिंग है। मतलब नॉर्मली कुछ होती हैं चीज़ें जिससे डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो वो अपने आप ही आके कहते हैं सॉरी यार हो गया, सब ठीक है अब। सॉरी भाई, उस टाइम हो गया था भाई, आगे को ना आगे उसको। अरे मैंने कहा मैं तो कब का भूल गया, वो तो मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ। तो लोग सब भी सोच चीज़ें रहे होती होंगे कि हैं। डीएसपी बन गया, कहीं किसी दिन सीधा बोले कि तान ना दे आके कि बोल क्या कह रहा था। अच्छा, ये बताइए क्वालिटी स्टडी क्या होती है आपके हिसाब से? देखिए क्वालिटी स्टडी को ही मैं फोकस करता हूँ नॉर्मली, मेरा आवर वाला कभी हिसाब नहीं रहता। क्वालिटी स्टडी मेरे हिसाब से ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं सुबह उठ के पढ़ते हैं, जैसे मेरा है, मैं सुबह ही पढ़ सकता हूँ। और बहुत लोग होते हैं जो दोपहर के टाइम पढ़ लेते हैं, जो इवनिंग टाइम होता है। ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। निशाचर मेरे हाँ बिल्कुल। मैं तो पूरी रात ही पढ़ता एकदम। तो बहुत लोग रात को पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये डिसाइडेड है कि भाई आप इस टाइम फ्रेम में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आपको प्रॉपरली वही फॉलो करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा नहीं सुबह 4 बजे ना, उठो, बिल्कुल सुबह 2 बजे उठो, कभी नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत लोग दिन में जब मन करे तब पढ़ो। हाँ, लेकिन बस आप डिसाइड कर लो कि अब ये वाला टाइम फ्रेम अच्छा है तो उसी को फॉलो करके रोज उसी टाइम पढ़ने की कोशिश करो। ये बात है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, गाइडेंस, इन सब का कितना महत्व है आपके अनुसार, और इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे स्टार्ट जो चीज़ें होती हैं वो होती है पेशेंस से। क्योंकि पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अपने सपने को नहीं पा सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे कुछ पैसे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई मेरी 3 लाख चल रही है, 2 लाख चल रही है, 2.5 लाख मिल रही है, कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ें। दूसरा नंबर पे आता है गाइडेंस। गाइडेंस अगर आपको सही नहीं मिल रही है तो आप खड़े भी नहीं हो सकते हो, चाहे इतनी गाइडेंस हो कि बस अब ये चीज़ करनी है आपको। ये नहीं है कि आपकी उंगली पकड़ के चलाएगा, उंगली पकड़ के तो आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। पीसीएस वाली तो नहीं कर सकते, नहीं, आईएएस पीसीएस में नहीं होता बिल्कुल है। नहीं हो सकता। आईएएस पीसीएस में अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, भाई कहीं से भी पढ़ लो, नहीं होना है। अगर एससीएस से भी आप मान लो पढ़े कुछ, आप मान लो आप किसी, जैसे आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया था जब, तो भाई आप जो हम दे रहे होंगे पढ़ते होगे ना उसको, जो हमने पेड क्विज दी उसको लगाते होगे ना, जो टेस्ट सीरीज दी वो आप लगाते होगे ना। तो मेन चीज है पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाकी ये कॉन्फिडेंस वगैरह का कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस भी है, मतलब फिर तीसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पे। कॉन्फिडेंस का तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि बीच बीच में ऐसा होता था, मुझे ये रियलाइज होता था, मैंने कहा यार इतने टाइम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सर का एक वीडियो देखा, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ उस वीडियो का, जो मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैंने कहा जिस दिन मैं मेंस लिखूंगा ना नेक्स्ट, उस दिन मैं उसको फॉलो करूंगा। उसमें क्या था कि सर ने कहा था कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप बिल्कुल कंसाइज कर लीजिए, छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो आपने बोला कि हिस्ट्री को कंसाइज एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर कंसाइज करके ऐसे छोटे नोट बना लीजिए ताकि आप रिवाइज कर बोलता हूं एकदम। मेरे नोट्स भी मतलब ना एक पूरे पन्ने में गुचड़ बिल्कुल। आप ये मान लीजिए कि सर के मैंने वो देखे हैं। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से भी कहा, उनका जो उन्होंने को, मैंने कहा ऐसे हमें करना चाहिए ताकि हम जो है ना, कि मैं जब जिस समय सुबह एग्जाम देने जाऊं तो मैं आधे घंटे 1 घंटे में ऐसे सब देख लूं। और आप ये मान लीजिए कि 99% आपको बस वही याद आएगा वहाँ एग्जाम में। मेंस में तो आप दिमाग ही नहीं लगा सकते, उत्तराखंड का तो इतना लंबा पेपर होता है। मेरे सारे जितने मैंने मेंस पुराने पैटर्न के हिसाब से आपने भी दिया है, मैंने भी दी उसी में, तब बहुत लंबा होता है और इतना लंबा है कि आप उसको पूरा ही कर लें। हिंदी में तो मेरा छूट भी गया था 15-20 मार्क्स का, क्योंकि वैसे भी हिंदी मीडियम से नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। लेकिन वो जो कंसाइज नोट्स होते हैं ना, वो आपकी चीज दिमाग को ना बिल्कुल 1 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज करा के सब कुछ सही डायरेक्शन में लाइन करके वहां याद दिला देंगे। एक्चुअली उसमें एक और फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रहे हो, जैसे आपने एक स्पाइरल बनने की कॉपी रहा 400 पेज की, एक हिस्ट्री, मैंने कुछ लोगों ने मुझे बताया, बाकायदा अपनी वो दिखाई कि भाई मेरे पास सर ये नोट्स है रिवीजन के। मैंने कहा भाई इतने नोट्स तू कर पाएगा रिवीजन? एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमी, एक साइंस, एक इन्वायरमेंट, एक करंट अफेयर। हमने कहा भाई पागल है तू, एक कॉपी बनाओ, उसके सेग्रीगेशन करो। बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है मैंने। इतने छोटे बना, मतलब इतनी छोटी राइटिंग लिखो, कुछ अपने थॉट्स हैं, कोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, उसको लिखो। और वो चीजें ऐसी रखो कि साइकोलॉजिकल भी तो प्रेशर होता है ना। अब आप सोचो कि आपके सामने पूरा मैं मेज भर बुक रख दूं, कह दो रिवाइज करो, नहीं कर पाओगे आप। एक वो लगेगा देख के कि यार इतनी बुक है यार। लेकिन अगर वही मैं बोलूं कि यार ये छोटी सी बुक का रिवीजन कर रहा हो, जबकि वो चीजें उसमें आ सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस ये वाला पॉइंट था, ये मैंने कई लोगों को जो है बताया कि चलो आपने फॉलो किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये चीज। एक्चुअली मैं भी ये सब चीजें फॉलो करता था अपने तैयारी के टाइम पे, और इससे बहुत फायदा मिलता था। बहुत फायदा मिला है इसको। तो मतलब आप मान लीजिए कि मैं उत्तराखंड मेंस देने गया हूँ, तो मैं मतलब पहले मैं सोच रहा था कुछ और किताबें भी ले जाऊँ, लेकिन फिर मेरी वाइफ ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं ये इससे हो जाएगा। और मेरे को भी लगा कि हाँ, मतलब इतना अच्छे से बना हुआ था वो। आप ये मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, कितनी बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब आप अगर पढ़े जाएं उसको मेंस के लिए तो कितनी बुक है। हाँ, कितनी बुक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3.5 पन्ने में उसको पूरा कंसाइज कर दिया था, सर की चीजें फॉलो करके। क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक तो समझ में नहीं आता कि किसका नोट्स बनाना है, लेकिन वो जो मेन पॉइंट बनाने हैं, ऐसा नहीं कि आप बस लिखते ही चले जा रहे हैं, उसको ही रिपीट कर देंगे तो वो किताब ही बन जाएगी पूरी। तो वो कंसाइज मैं बस वही कॉपी लेके गया था, उसी को डिवाइड करके। 4 पन्ने के एंशिएंट के हैं, 3 पन्ने के मेडिवल के हैं, 5-6 पन्ने के मॉडर्न के हैं, वही 5-4.5 पन्ने के। ऐसे इथिक्स के 2-2.5 पन्ने में हो जाते हैं। ऐसे ही मैथ्स के भी मैंने छोटे मेन मतलब जो कीवर्ड्स हैं पूरे सिलेबस के, उनको छोटे छोटे डायग्राम्स में, छोटी छोटी लाइन में, सन्नी डायग्राम, उसी में कोई साइकिल बना दी। तो अगर मेरे कोई खुद के नोट देख ले, इतना गुच्चड़ पुच्चड़ होता है। जैसे कई बार मैं बजट पापा जब देता हूँ तो शुरू का 1 पेज मैं अपना लिख के लगाता हूँ, मैं वही से ही नोट्स कहता हूँ कि बनाया करो लोगों से, क्योंकि वही काम आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा आपके पास एग्जाम में। इवन कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा, जो लोग जो है जैसे जॉब वगैरह के साथ तैयारी करते हैं, वो लोग पीडीएफ से प्रेफर करना, मतलब पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैंने उनसे बात करी कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की मैं एक बार जो है फीडबैक लेता रहता हूँ कि बाकी लोग को भी गाइड करना होता है ना, कि भाई सर्वे नहीं करोगे तो बताओ किसे। मैं वो जानता हूँ चीज़ कि भाई मुझे अगर आप एक बुक दे दो और एक पीडीएफ दे दो, मैं पीडीएफ खत्म कर डालूंगा। मेरे ऊपर मेरे माइंड ऐसे ही चलता है। उनसे मैंने पूछा, उसने कहा सर देखिए, अगर आपको मैं बुक दूं तो लगेगा इतने पन्ने, पीडीएफ में 1 पन्ना आया, दूसरा क्या पता ही नहीं चल रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ते जा रहे हैं सर, ना कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो मैंने कंसाइज नोट्स बनाए थे, वो मैंने सर के पापा वीडियो को ही देख के बनाए थे। किताब पढ़ने का तो टाइम ही नहीं, और समराइज कर, हाँ, मतलब सर का पापा वीडियो देख के उसको और समराइज करके कि मेंस में मुझे लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, वो मैंने उसको उसी को देख के और छोटा नोट्स बनाए थे। अच्छा, चलिए आप ये बताइए किसको ज़्यादा जरूरी समझते हैं तैयारी करते टाइम, ज्ञानी बनना या एग्जाम की डिमांड पूरी करना? एग्जाम की डिमांड पूरी करना।
मतलब ज्ञानी बनने का नहीं। ज्ञानी तो आप बन ही नहीं सकते हो। कई सारे उत्तराखंड में ज्ञानी का ऐसे तो कोचिंग वाले हैं जो कहते हैं कि एग्जाम निकाल लिया, ज्ञान है नहीं तुम्हें, क्या करोगे तुम? ज्ञानी आप नहीं बन सकते हो। आप बिल्कुल फर्स्ट रैंक भी ले आओगे सारे एग्जाम में, तब भी आपको नीचे की 100 भाई में रैंक मेरा वाला मानना फेल कर ये है देगा। कि अगर मान लो आपका एग्जाम निकल गया भाई, रैंक 1 आ गई, उसके बाद क्या आपसे पूछने की हिम्मत होगी किसी की कि तेरे पास ज्ञान है कि नहीं है? नहीं, वो तो कौन पूछेगा आपसे, क्या डिस्कस करेगा इस बारे में कि आपको भाई उस knowledge जिले है? का कप्तान या फिर जो भी एसडीएम या फिर जो भी एसडीएसपी वगैरह जो है, कोई पूछ सकता है ऐसे कि क्या पढ़ा था तुमने? और नॉर्मल आदमी तो वही से डरता है पुलिस से। चलो खैर, एक बात बताइए कि जो है वो कौन सी विशेषता है जो एससीएस को अलग संस्थाओं से अलग करती है, और क्या लगता है आपके चयन में, मतलब एससीएस का कितना % कुछ रोल है कि नहीं है? देखिए, एससीएस का ही रोल है, क्योंकि एससीएस का मतलब होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कुछ और ना समझने लगे लोग। हाँ। हाँ, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे प्री से लेकर मेंस तक, इंटरव्यू तक, क्योंकि एक्चुअली मैंने नोट्स उन्हीं के फॉलो किए। पापा वीडियो से मैंने सब्जेक्ट्स किए थे, और करंट मैंने पूरी प्री में तो पूरी तरीके से उनकी फॉलो करी, मेंस में सारी चीज़ें उनकी फॉलो करी, मेंस में भी फॉलो करी और इंटरव्यू में भी उनको फॉलो किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और कोचिंग में जो डिफरेंशिएट करेंगे वो ये है कि ये आपसे कनेक्ट रहते हैं। जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर सर को मैसेज कर दूँ कि सर मुझे ये चीज़ देख चाहिए, तो सर उस पर रिप्लाई देंगे। मैं खुद खुद ही, से contact हाँ, और सर खुद रहते हैं। और मतलब मैं वो बैच वाला ही बता रहा हूँ, और वो बैच इतने अच्छे से बना हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ उस बैच का, जो पेड ग्रुप में नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूँ वो बैच कैसे चलता है। आप ये समझिए कि वो बैच है, उसमें एक मेंटर रहते हैं हमारे सर बहुत अच्छे से, और सर भी रहते हैं, सर खुद रहते हैं, ज्ञान सर भी, हर चीज़ में। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप उस पर मैसेज डाल दीजिए, वो करेंगे उसको रिजॉल्व। डाउट क्लियरेंस, तो उसमें एक ही डाउट क्लियरेंस जो है ना, वो बहुत चीज़ों को आपको बहुत ईजी कर देता है, क्योंकि जहाँ आपके पास डाउट आ गया, आपके पास सामने वाला क्लियरेंस के लिए नहीं है। अब जब क्लियरेंस के लिए नहीं है कोई आदमी, तो आप उसको कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली ये चीज़ मैं कोचिंग सिस्टम में देखता था ये कि जैसे दिल्ली वगैरह में कोचिंग, मान लो 1,000 लोग बैठे हैं, अब उसको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, वो जनरली डाउट नहीं क्लियर करते हैं कभी, वो आपका हो भी नहीं पाएगा, है ना? उसमें मैंने इसीलिए ये सिस्टम बनाया कि भाई हमारे एससीएस में कि अगर कोई फुल ग्रुप ज्वाइन करता है तो उसको पढ़ने के लिए है चीज़ें, ठीक है, वीडियो दे दिया, ठीक, लेकिन फिर भी उसके डाउट होंगे। इसीलिए हमारे जो डाउट क्लियरेंस में ना हम बाकायदा शिफ्ट वाइज करते हैं, और वो भी उसमें सारे लोग वही जो इंटरव्यू वगैरह तक रहे होते हैं कि उनको पता हो सारी चीज़ें। पहली बात वो, और दूसरी बात कि भाई 4 घंटे इनकी शिफ्ट है, उस 4 घंटे में जो भी डाउट है वो उन्हीं को बताने हैं। तो इसलिए सबको पता है कि भाई ये 12 से 4 वाला है, मेरा डाउट नहीं है, ये इनका है ये। तो मतलब लोगों का वो ये सब बनाने में बड़ा जो है वो माथापच्ची करी है, मेहनत का काम है सर। हाँ, नहीं ये भी है कि जो है टेलीग्राम वगैरह में ये सब चीज़ें सेटअप करना। अब जैसे आजकल हमारे बड़े लोग, कई लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कर लो, बढ़िया चीज़ है भाई। जो जैसे हमने पापा वीडियो लाए, उसी को सब मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो, सुपर वीडियो, मेगा वीडियो, रिवीजन वीडियो, पहले तो नहीं कोई करता था ना इतना बड़ा, नहीं। कि एक बुक को एक वीडियो में कर दो, लेकिन भाई उसको कॉपी करना है। फिर हम कंपाइलेशन लाए, लिस्टिंग लाए, फिर डे वाइज सीरीज लाए, उसी का फिर कोई कॉपी कर लिया। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी पीसीएस की जो मार्केट होती है, अगर आप पीसीएस की बात करें, सही एक बात बताइए बिल्कुल, मैं इसमें कोई नाराज नहीं हूँगा, ना मुझे माइंड करना है कुछ, और ना ही हम लोग की कोई से बात हुई है कि क्या क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। पीसीएस के मतलब उसमें आप हमें कहाँ रखते हैं कि पीसीएस में हमने कुछ क्रांति करी है कि नहीं, नॉर्मल जैसे करते हैं लोग वैसे ही है, या फिर एकदम एससीएस अलग ही है? क्या है पीसीएस में एससीएस की भूमिका? देखिए, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी स्टेट पीसीएस की भी साथ में, तो मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी तैयारी के लिए। लेकिन एक्चुअली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने एक तरीके से उंगली पकड़ के उस चीज़ को बहुत स्मूथ बना दिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद मुझसे जितने भी लोग पूछते हैं, पीसीएस में सर से अच्छी तैयारी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अच्छी तैयारी नहीं करा सकता कोई, जिस लेवल पे होती है, डीप लेवल पे। बिल्कुल, मतलब पीसीएस के लिए जानते हैं लोग इस चीज़ को? सर आपको तो उनको नहीं जानता है। कई बार मैं घर में ही नहीं जानता हूँ ना, मैं बाहर ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो कुछ लोग मान लो मिलते हैं, वो रिएक्ट तो कर लेते हैं कि अरे ज्ञान सर, लेकिन जनरली अगर आप एक रूम में ही बंधे रहो, वहीं काम करना है, वहीं खाना है, वहीं जो है आपको लेटना है, तो कई बार मैं बिल्कुल एक अलग दुनिया में जीता हूँ कि यार मुझे देख रहे होंगे लोग कि नहीं, मुझे जान रहे होंगे कि लोग नहीं। कई बार ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। खैर, अभी आपको लगता है कि एससीएस में और कोई आप हमारे लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट है एज ए स्टूडेंट कि हम उसको और सुधार कर सकें आगे के लिए? सर, मैंने जितना देखा है कि आप हर तरीके, हर चीज़ को धीरे धीरे स्टूडेंट के हिसाब से इम्प्रूव करते ही हैं। तो मेरे को पूरी इस तैयारी में मुझे कहीं नहीं लगा कि सर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। बस ये है कि सर थोड़ा और बढ़ जाए, तो थोड़ा सा आप मॉक इंटरव्यू अगर स्टार्ट करा देंगे तो ये वाला मतलब स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे मेरे पास तो मतलब मेरी वाइफ थी, तो उन्होंने मेरे लिए, ये हमारे साथ पता है यहाँ पे, मैं एससीएस के साथ हमेशा यहाँ पे पक्षपात हो जाता है। प्री और मेंस में स्टूडेंट्स सारे पीसीएस में हम जो है सिलेक्ट करवाते हैं, और ये बड़ी बड़ी कोचिंग वाले मॉक करा के उसका रैंक ले जाते हैं और फिर उसके जो है प्रचार कर देते हैं डेली पेपर में, एक पन्ने भर का 8 लाख रुपए का प्रचार। मैंने आज तक नहीं दिया है कभी। अच्छा, आज तक ये बात बताइए, आपने एससीएस का कभी कोई पेपर में, एड में, कहीं सड़क पे कहीं देखा? कुछ नहीं, मार्केट। लेकिन जो रैपिड फायर ने एक और है यूकेपीएससी ने जिससे जीएस 5-6 इंट्रोड्यूस किया, ये कैसा कदम है? ये मेरे ख्याल से पैटर्न चेंज करना था कि नहीं करना था? पैटर्न चेंज थोड़ा बहुत करना चाहिए था, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया है।
लेकिन वैसे भी उसमें एक चीज़ है कि आप जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल भी पेपर देंगे ना, GS 1 के 2 के 3 के, तो आपने सब दिया भी है, उसमें भी वो 50% उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछते हाँ हैं। पहले भी पूछते ही थे। हाँ, तो वो अभी भी पूछते हैं, लेकिन अगर उसमें इन्होंने 5-6 ऐड भी कर दिया है तो उतना ज़्यादा कोई फर्क आएगा नहीं उस चीज़ से, क्योंकि टाइम वो और तो पहले देना भी चाहिए। तैयारी, टाइम कुछ लोग कह रहे हमारे हैं 16, बहुत 17, 18 नवंबर जो जल्दी ले रहे हैं, थोड़ा टाइम दें। वो तो सर अब क्या ही कहें उस बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो टाइम का क्या है कि अगर पहले से शेड्यूल है तो नॉर्मली लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए उसके हिसाब से, टाइम के नेट हिसाब से। कैलेंडर तो आ गया था 1 साल के हाँ, आसपास तो पहले। टाइम के लिए तो देखिए ऐसा है कि टाइम आप अपने लिए भी लॉस में जा रहे हैं ना। अब आप फिर आगे की सोचेंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा, अब नहीं हो पाया, फिर आगे कुछ और इशू आया, तो आपका टाइम भी तो जा रहा है साथ में। अब मैं इस ऐसे इश्यूज में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे पास करीबन जो है पहले 8-10 लोगों ने, और भी ज़्यादा लोग होंगे, उन लोगों ने मैसेज भेजा कि सर UKPSC का थोड़ा सा आप जो है पोस्टपोन होना चाहिए। अब मेरे पास लोग इसलिए भेजते हैं कि तू मतलब इसको आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ भाई मुझे ये बताओ कि क्यों होना चाहिए, जब आपको कैलेंडर वगैरह जारी कर दिया गया है। तो मैंने कहा कि चलो मैं देखूंगा भाई, अगर कोई बाकी लोग नाराज नहीं होते हैं तो बिल्कुल कोई ऐसा मुद्दा है जो सारी स्टूडेंट कम्युनिटी अगर चाहती तो मैं उसको उठाने में 1 मिनट भी नहीं लगाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद 40-50 लोगों ने मैसेज किया कि सर एग्जाम पोस्टपोन के वीडियो मत बना देना, आप ना बनाना, एक्चुअली मेरे और हिसाब से कोई बनाए नहीं बनाए, होना चाहिए। तुम मत बनाना। मेरे हिसाब से क्योंकि नहीं। मेरा वीडियो कई लोग क्या करते हैं, मैंने मान लो एग्जाम पोस्टपोन के लिए बोला कि हाँ ये होना तो चाहिए, वो वाले वीडियो को फिर ये सर्कुलेट कर देते हैं सारे वीडियो को कि देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है। अब मतलब जो है सारे लोग लेटर भेजो तुरंत उसी में। बल्कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डीप फेक वगैरह आने लगे हैं, अभी तक मेरे वो नहीं जारी किए कई बार, लेकिन मेरे वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करके ये लोग चला देते हैं, और फेसबुक वगैरह बहुत बार चलाया है। लेकिन अब क्या ही करा जाए, वही वाली बात है ना कि आप जितना रिएक्ट करते जाओगे उतना ट्रोलिंग, उतना गड़बड़ है। तो इसलिए पब्लिक से नहीं जीत सकता है कोई। मैं भैया कह देता हूँ करो ट्रोल यार, क्या करा जाए। जो हमको जो जिसमें मजा आता है भाई काम में, वो तो करेंगे। और ऐसा कोई चीज़ें जो है नहीं करते हैं जिससे किसी का भी जो है लॉस हो। इवन हमारे तो स्टूडेंट्स के लिए जो भी पेड इनिशिएटिव होते हैं, हम वो सारी चीज़ें फ्री भी दे देते हैं। ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा, आप देख के बताओ अगर कोई कर अरे रहा हो। सर, आप सर के फ्री इनिशिएटिव से तो बहुत कुछ किया है हमने, मतलब वो पूरी तैयारी में तो 50% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपके फ्री इनिशिएटिव्स का है जी। पापा वीडियो बिल्कुल फ्री है, उसको देख देख के ही मैंने नोट्स बनाए हैं, मतलब उसको सुन के नोट्स बनाए हैं। और पापा वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ इतना ट्रोल किया गया है, इतना ट्रोल किया गया है कि सर पापा नहीं चाचा चाहिए, सर चाचा नहीं ताऊ चाहिए। अरे मैंने कहा भाई यार ये वो कॉन्सेप्ट है यार, उसको आप इस तरह ट्रोल ना करो। पापा मतलब होता है कि भाई अगर जैसे बच्चे का कोई भी चीज होगी तो पापा के पास जाएगा कि नहीं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। तो मैं वो सोचता था कि जब मैंने तैयारी करी थी कि पहले जो है एडुकेशन के इतने वीडियो नहीं होते थे, मुझे लगा कि ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे मैंने भी स्कूल से पढ़ा था कि अब जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं लोग, कोई एक कॉन्सेप्ट है उसको पूरा उसी में क्यों नहीं आ सकता है। मान लो बेरोजगारी है, भाई बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डेटा क्या है, फैक्ट क्या है, इंडिया की कितनी है, स्टेट वाइज कितनी है, सबका जो है टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, यही तो डेटा है। अगर मैंने सबको एक कंपाइल करके दे दिया, मैं उसको बोल देता हूँ बेरोजगारी पापा उसमें लोगों को समस्या हो जाती है कि यार इसमें पापा कहाँ से आ गया। चलो खैर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, जीवन क्या है, थोड़ा फन टाइम का है ये, रैपिड है ये राउंड, सोचना नहीं चाहता, तुरंत तुरंत बोलिए। जीवन खुशी है। जीवन खुशी है। धर्म क्या है? धर्म पर्सनल चॉइस है। धर्म मानना चाहिए कि नहीं? वो भी एक पर्सनल चॉइस है। ये भी पर्सनल चॉइस है। ये एक्चुअली अगर हमारे देश के सारे नेता लोग भी समझ जाए तो क्या हो जाए हमारा देश है। जाति में विश्वास रखते हैं? नहीं रखता हूँ। बाकी लोग क्यों आजकल जातिवाद का मुद्दा क्यों उठ रहा है? अपना अपना प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग चाहते हैं मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बनाना, और कुछ लोग ये अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उस पर कोई वो तो पॉलिटिकल एक इशू है, उसमें तो क्या ही आपका मतलब आजकल जो है जातिवाद एक पॉलिटिकल इशू है। वो नॉर्मली वो उसमें बहुत अगर आप वैसे बाकी लोगों से मिले हैं मतलब समाज में, क्या वहाँ पे आपको जातिवाद वगैरह की दिखती हैं इवेंट? मैंने नॉर्मली कहीं नहीं देखा है। मैंने अपने कॉलेज में पढ़ाई करी, मैंने स्कूल में पढ़ाई करी, मैंने मतलब मैं घर पे रहा हूँ, मेरे फादर मदर के साथ रहा हूँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मम्मी प्रोफेसर हैं, सब लोग आए हैं, मेरी सिस्टर के फ्रेंड्स आते थे, मेरे और कजिन्स हैं, सब लोग सब तरीके के हैं, और मतलब मेरी फ्रेंड्स हर धर्म से हर जाति से हैं, और मैंने कभी उस चीज़ को माना ही नहीं। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है कि इंसान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर इंसान गलत है, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको आप सजा दीजिए। इंसान अगर आपके लिए कर रहा है, आपका उससे दिल मिल रहा है, तो वो कुछ भी हो आप उसके साथ रहिए, बस उतना ही फंडा है मेरा। मेरे हिसाब से जाति दो हैं, गरीब और अमीर बस। बाकी भाई नेता लोग जितना भी वो कर लें, यही दो एक्चुअली में जातियां हैं। कभी सोच के देख लीजिएगा आप लोग, आपकी अगर सेम जाति वाले भी होंगे और कोई अमीर बंदा बैठा है अंदर बहुत बड़ी पावर पोस्ट पे, वो आपको अपने साथ नहीं घुसने देगा अगर आप गरीब हैं। ये तो है चीज़ें बस यही जीवन की सच्चाई है और कुछ नहीं है, जाति वगैरह धर्म वगैरह। इसीलिए हमारे SCS में भी बोला जाता है कि हमारे इनिशिएटिव सारे इंसानों के लिए है, जो इंडियंस है उनके लिए है। भाई धर्म जाति और इन सब से होना तो कुछ है नहीं, किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर जो खुशी है ना वही इंपॉर्टेंट है बस। अच्छा आप इंजीनियर रहे हैं तो मतलब कुछ भी जो है गर्लफ्रेंड वगैरह कभी रही है?
हाँ कॉलेज टाइम पे थी, इवन जो मेरी मैरिज हुई है वो भी लव मैरिज ही हुई है, तो अच्छा, उससे पहले और छलिया टाइप। नहीं नहीं ऐसा नहीं रहा है कभी, दोस्त रहे। ये इंटरव्यू कहीं आपकी वाइफ ना देखे, कहेंगे कि नहीं मेरी वाइफ को सब चीज़ डीएसपी पता तुझे है। मैंने बनाया कूट कूट के, डेली पढ़ा पढ़ा के, और तू अच्छा एक बात बताइए, किस उम्र तक हमको मतलब हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? आप अपनी हर मतलब बिल्कुल डेथ तक व्यक्तित्व का विकास कर सकते हो, ये मेरा मानना है। मतलब लर्निंग लाइफ लॉन्ग होनी ही चाहिए। अगर इस यहाँ पे नहीं होते चयनित तो क्या करते? यहाँ पे नहीं होता तो मतलब मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही रहता। फिर और पैसा चीर रहा होता। नहीं तो वहाँ पे आपकी सैलरी तो ज़्यादा ही ना। हाँ सैलरी तो ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है आपको सरकारी तंत्र काम करने के नए तरीकों या फिर इनोवेटिव आइडिया जो होते हैं ड्यूटी को परफॉर्म करने के, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, करता है समर्थन? बिल्कुल, मतलब कुछ जगह पे मैंने देखा है कि होते भी हैं और गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी करती है। कुछ जगह नहीं होती हैं वो चीज़ें, कुछ जगह ईगो इश्यूज आ जाते हैं, कुछ जगह पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे या गवर्नमेंट हमारी समय के साथ नहीं चलेंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड में पीछे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, इन लोगों को अपना रोल मॉडल किसको बनाना चाहिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बनाना चाहिए कभी? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उनके एम उनकी लाइफ से अलाइन कर रहा है हाँ। तो बनाना चाहिए, और नहीं तो नहीं। और नहीं बना, अगर वो नहीं अलाइन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी एक्टर को बना सकते हैं रोल मॉडल, आप किसी स्टूडेंट मतलब किसी टीचर को बना सकते हैं, स्टूडेंट को बना सकते हैं, कोई आपकी किसी वाइफ को ने एक बात तो है, तैयारी बड़ी जोरदार करवाई है यार, आपको सारे डिप्लोमेटिक आंसर आते हैं यार। नहीं कहीं भी मैं फंसाने की कोशिश करता हूँ, आप उधर से निकल ही जाते हो यार। मतलब कुल मिला के बात वही है कि जो आपका एम है उसी फील्ड का। हाँ आपको तभी अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए जैसे मेरा एम, मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं गांधी जी को देख सकता हूँ, मैं मतलब इसको भीमराव अम्बेडकर जी को देख सकता हूँ, मेरे टीचर्स हैं, आप हैं सर, मतलब जसपाल सर रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं, मेरी मदर रही हैं, इनको देखना, मतलब मेरे फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल रहे मेरी लाइफ में, और नॉर्मली होना ही चाहिए। माँ बाप तो भाई सबसे बड़े माँ बाप होते हैं बहुत किसी बड़ी भी चीज़ बच्चे है के ये। मान लीजिए मेरी सिस्टर रही है, सिस्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है हमेशा से, मेरी बैकबोन की तरह बेचारी पूरी लाइफ में रही हैं वो हमेशा से, हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने, सिस्टर ने मेरी ने। जहाँ भी मेरे माँ बाप भी अगर कुछ चीज़ों में रुक जाते थे तो मेरी सिस्टर आके सपोर्ट हॉबी किया वगैरह है आपकी कुछ? हाँ जी क्या? मेरे लिए नॉर्मल हॉबी है कि मैं जो है मूवीज़ देखता हूँ। किस टाइप की? नॉर्मली मुझे एक्शन मूवीज़ और थोड़ा रोमांटिक मूवीज़ पसंद है। रोमांटिक में कहीं एक्सट्रीम रोमांटिज्म में चले जाते हैं यार? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो मूवी देखना पसंद है। हाँ। और एक्टर वगैरह भी पसंद होंगे फिर? हाँ एक्टर पसंद है, मतलब एक्ट्रेस भी पसंद होंगी। कौन सी एक्ट्रेस आपको लगता है पसंद करने काबिल है? देखिए एक्ट्रेस तो मैं मतलब मैं ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो मैं दीपिका पादुकोण को एक्ट्रेस में पसंद करता हूँ, एक्टर में सलमान खान को पसंद करता हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल। ठीक है, वो तो सबका अपना अपना। कोई पसंदीदा मतलब फिल्म वगैरह बताइए, कोई इंस्पायरिंग फिल्म। हाँ मैंने एक्चुअली जो है मुझे सुल्तान मूवी अच्छी लगी थी। अच्छा। हाँ सलमान खान का फैन? सलमान खान के फैन रहा हूँ। एक बात बताइए कि लक इम्पोर्टेंट है जीवन में या फिर हार्ड वर्क? देखिए मेरा ये मानना है कि लक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं वो इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगी? आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लक किसी ऐसी चीज़ को आप कभी इंपॉर्टेंस ही मत दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है। जब अगर आप किसी ऐसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे जो आपके हाथ में नहीं है तो आपकी लाइफ का कंट्रोल खत्म हो जाएगा आपके पास से। एक बात बताइए, आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड चला है कि कई लोग पहले IAS PCS बनते हैं, फिर वो YAS बन जाते हैं। YAS, यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अपना कैमरा लेके बाकायदा जो है रोड पे निकलते हैं, आज मैंने इस अधिकारी को वो कर दिया, आज मैंने इस चाय वाले की जो है ये कानून तोड़ रहा था, इसको गिरफ्तार करके ले आया हूँ मैं। गरीब और ये सब जो लोगों पे ये सब करते हैं, ये ठीक बात है? नहीं मेरा ये मानना है इस चीज़ में कि देखिए कुछ चीज़ें तो लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जब तक ये मीडिया नहीं थी तो लोगों को नहीं पता था कि गवर्नमेंट। ठीक है, मैं मान गया ये चीज़, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन क्या ये एक अधिकारी को राइट है कि आप किसी की प्राइवेसी से दखलंदाजी करें? यही इसी चीज़ पे आ रहा था मैं भी कि उसकी लिमिट है कि आपने अपना काम शोकेस किया कि भाई मैंने ये स्कूल था, इसको हमने अच्छा बना दिया ताकि और लोग अट्रैक्ट हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे बन गए। हाँ, ये वहाँ तो तक ठीक है। बल्कि ये मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर आप अच्छा रोड वगैरह बनाओ तो पूरी मीडिया आपकी तारीफ करेगी। हाँ तो वो आप बताइए कि भाई ये चीज़ ऐसी जगह थी तो हमने गवर्नमेंट ने उसमें मेहनत करके उसको बनाया। जैसे अब हमारे स्कूल्स अच्छे बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं इंडिया में, और पैसा लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है, अब आप किसी एक चीज़ को लेके बैठ जाइए कि किसी को पकड़ के उसको लेके बैठेंगे दिखाने के लिए, तो आप ज़बरदस्ती अपनी पावर का अगर शो ऑफ करेंगे
तो वो तो गलत है। मतलब तो मतलब वाईएस नहीं ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। मैं तो आप मैं दिखूंगा भी नहीं। अब मतलब सबसे पूछा जाएगा सवाल, भाई आईएएस पीसीएस बन गए, वाईएस तो नहीं बनोगे? ये एक्चुअली ट्विटर के कई सारे एक्टिविस्ट ने ये नया वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो निकाला है, यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बाकायदा जो आजकल बड़ा एक्टिविज्म चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि एक पुलिस अधिकारी को सोशल मीडिया मतलब 24 घंटे में कितना यूज करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से उतना यूज़ करना चाहिए जितना उसको बेनिफिशियल हो, और कुछ अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक अपने ऑफिस के सारा काम सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ये तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना भी नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका मिसयूज़ हो सकता है। नहीं, एक चीज़ और होती है कि सरकार के बीच में और अधिकारी के बीच में एक उनका भी प्राइवेसी लागू क्लॉज बिल्कुल है बिल्कुल कि आपको सरकार ने कोई काम दिया है ना, आपके डिपार्टमेंट में भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कोई चीज़ रोक रहे हो तो वो आपका कर्तव्य है, वो काम है आपका। वो मतलब कोई हीरोइज्म नहीं है, कोई उसके लिए हीरोइज्म तो है ही नहीं कुछ। ये तो वो कर सकता है जो फ्री में नौकरी करे कि भाई मैंने इसको पकड़ लिया, अरे तुम सैलरी मिल रही है उसकी। तो अगर ये लॉजिकली भी देखा जाए, और वैसे भी जो लोग आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाते हैं, अब जैसे पूजा खेड़कर की बात ले लें, अगर इन्होंने ये जो है शुरू में बदतमीजी ना करी होती तो ये आज आराम से आईएएस की जॉब कर रही होती कि नहीं कर रही होती। हालांकि उन्होंने करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व, जो भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी बनाए आपने तो बिल्कुल आप करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं। और तो लेकिन ये सब अगर ये इतनी मुंह मतलब जो बोलते हैं ना कि बड़बोला नेचर, कि भाई जाते ही एकदम आतंक मचा दिया, अगर थोड़ा सा सौम्यता होती तो शायद जो है लोग पकड़ ही ना पाते ये करप्शन। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर सबकी अपनी अपनी चीज़ें। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए कि जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। वाइफ, मम्मी पापा, कौन? मेरे जीवन में परिवर्तन मेरी वाइफ का ही है। वाइफ का ही है। पापा अगर सुनेंगे तो पिटाई करेंगे। पापा ने खुद इंटरव्यू में मेरी वाइफ का ही नाम लिया। अच्छा, पापा ने भी किया है। तो मतलब जैसे आपकी अब तो जॉब वगैरह है, तो मूवी हुई तो खैर जॉब के बाद भी आप देख ही लेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को रखने के लिए कुछ करते हैं? आपने बताया योगा वगैरह करते हैं। बिल्कुल, डेली करते हैं? डेली का फिक्स है मेरा। तो कहीं सीखा वगैरह है? नहीं, मैं मतलब मेरी वाइफ और मैं थोड़ा बहुत जानते भी हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के, और उस हिसाब से। कोई ऐसी बैड हैबिट बताइए, सब कुछ तो अच्छा हो गया, जिसको आप आगे के जीवन में बदलना चाहेंगे? आगे क्या? आगे बदलना चाहेंगे जीवन में? मेरे संग थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ना मैं थोड़ा सा हाइपर जल्दी हो जाता हूँ, मतलब अच्छा। हाँ, तो उसको मुझे कंट्रोल करना है, मैं उस पर काम भी कर रहा हाइपर जल्दी हो जाते हैं मतलब डीएसपी बनने के बाद कुछ किया किसी ने? नहीं मतलब सीधा पिटाई कि पहले इसकी रिपोर्ट नहीं, पहले पिटाई। पुलिस वालों के लिए मुझे लगता है कि एक ठीक बात है ये, एक हाइपर होना। इसको आप पॉजिटिव टर्म में बदल सकते हैं। कोई अपराधी वगैरह है, वैसे तो सभ्यता से बात करनी चाहिए भाई कोई है, लेकिन अगर जो अपराधी वगैरह प्रवृत्ति का है वो तो इसी बदतमीजी करेगा। तो जो बदतमीज है, जो मतलब जबरदस्ती अगर आपसे नॉनसेंस करना चाह रहा है, मुझे लगता है कि वैसे लोगों को एक्चुअली वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो सीधे लोगों से टैकल भी नहीं हो सकते। तो ये वाली हैबिट मुझे लगता है आपको डीएसपी में फायदा करेगी। और कोई दूसरी? नहीं सर, मेरे लिए वही है मेरी। दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत मुझे जरा अपने शरीर पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दो ऐसी सिचुएशन बताइए जहाँ पे एक ऐसी है कि जहाँ से आपने बहुत खुश हो, वो जीवन का सबसे बड़ी असीम आनंद मिला हो, और एक जहाँ सबसे ज़्यादा दुखी हो। सबसे ज़्यादा खुशी तो मतलब मेरे ख्याल से रिजल्ट देख के जितनी हुई है, हाँ वाला रिजल्ट देख के, वो तो मतलब। और सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मेरा जब 2018 वाले यूपी में नहीं हुआ था। वो तो मतलब ये मान लीजिए कि इतना मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था जितना मुझे उस पे कॉन्फिडेंस था। वो तो मतलब बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक था मेरे लिए। तो होते होते रह गया। हाँ, होते होते रह गया था। इसके एक्चुअली आयाम और भी हो सकते हैं, मैं लेकिन इंटरव्यू को डिस्प्यूटेड नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं मुझे कई सारी चीज़ें एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, चलो छोड़ो, नहीं तो फिर सरकार वगैरह जो है नाराज हो जाएगी। सरकारी नौकरी के दो फायदे, दो नुकसान। दो फायदे ये हैं कि आप एक्चुअली लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, करते सभी हैं लेकिन और कर सकते हैं। दूसरा, एक थोड़ी सी प्राइड होती है कि आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। और दो नुकसान ये है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, मतलब वो सैलरी उतनी ही रहती है। प्राइवेट में आप देखते रहेंगे मेरे फ्रेंड्स की सैलरी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, पहुँच गई है जितने टाइम फ्रेम में। और दूसरा नुकसान ये है कि ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं एक जगह स्टार्टिक रहना मुश्किल है, तो बार बार हर 3 साल में ट्रांसफ़र होगा, तो अब तो मतलब जाओ और जल्दी भी हो सकता है। उत्तराखंड तो क्या छोटा सा स्टेट है, कोई बहुत तब भी मतलब एक शहर से दूसरे शहर में तो मतलब सामान ले जाना, ये करना, मतलब बहुत थोड़ा सा तो मुश्किल आती है, कम आएगी थोड़ा क्योंकि छोटा स्टेट है। और बाकी वो सब चीज़ें जो मतलब एक भाई गवर्नमेंट जॉब है तो कोई निकाल नहीं सकता है ना, सिक्योरिटी वाली ये तो एक बात है। सिक्योरिटी का भी पर्सपेक्टिव है कि आप जब तक बहुत ही बड़ी कोई गलती ना करें तो नहीं निकालेगा, मतलब रूल में नहीं है उनके। चलो खैर अभी जो है मुझे लगता है सारी चीज़ें हो गई हैं। एक आध जो है कोई और अगर आप स्टूडेंट्स को मतलब कुछ गाइड करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कुछ बताना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी बात बोलना चाहते हो कि भाई जो 2-4-5 साल से लगे हैं नहीं हो रहा है, उनको क्या बोलेंगे उनको? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा आपको कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है कभी।
अगर आपका एम है किसी चीज़ का। मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है कि मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने 2 साल प्रॉपरली, 2.5 साल प्रॉपरली जॉब छोड़ के तैयारी करी। उसके बाद मेरा ये था कि मैं एक ऑल्टरनेटिव ले लूँ ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा आप अपने फादर मदर पे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। जबकि मेरे फादर मदर ने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, कभी नहीं रोका है, हर चीज़ में मुझे यस ही मिली है। तो अब अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप मेंटल प्रेशर हट जाता है आपका। और मैंने अपनी लाइफ को कभी रुकने नहीं दिया। जैसे 2018 में मेरे मम्मी पापा ने बोला, हमने डिसाइड किया कि शादी होनी चाहिए, मेरी शादी हुई। 2020 में मेरी सिस्टर की शादी हुई। तो हम उस फ्लो को मैंने कभी नहीं रोका। साथ में मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि 2 साल आप तैयारी कर लेंगे ना, उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही चाहिए पर डे, क्योंकि आपको करंट रिवाइज करनी है और दूसरा ब्रशअप करना है। अगर आप ये सोचे कि आप मतलब 2 साल के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लेके बैठ जाएंगे तो एक लिमिट के बाद आपका माइंड भी नेगेटिव सोचने लगता है। प्लान बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्लान भी होना चाहिए हमेशा, वही मेरा है। हमेशा रखना चाहिए प्लान बी, तो बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में एक कट पॉइंट होना चाहिए कि भाई आज मैंने 2000 अभी तैयारी शुरू करी है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे एक नौकरी दूसरी कितना, लेनी है। एक बात बताओ, आप IAS के लिए अगर कोई स्टूडेंट मतलब मान लो तैयारी एकदम स्टार्ट करना चाह रहा है, कितना साल एकदम लग के सिर्फ सिविल सर्विसेज करे? 2 से 3 साल। 3 साल। 2 से 3 साल तक ले जा सकता है, उसके आगे नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी 0 से स्टार्ट करे तब। उसके बाद मतलब जॉब वगैरह ले लो फिर? हाँ, उसके बाद आप जॉब ले लो। जॉब मतलब मेरी 10 से 5 की जॉब है, तो पूरा दिन वहीं जा रहा है। मेरी तो हमेशा 2017 से जॉब कर रहा हूँ मैं, 2017 के मिड से, और सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि जॉब के साथ आप तैयारी नहीं कर सकते। और बल्कि आपकी तो बैंकिंग जॉब है, बैंकिंग में तो प्रेशर और ज्यादा होता है। बहुत टारगेट्स हैं, ये हैं वो है, उनके प्रेशर्स हैं। फिर मतलब बैंकिंग वाले लोग भी IAS बन सकते हैं बहुत, अगर चाहे तो। अगर कोई आदमी चाहे तो बहुत आराम से बन सकता है, उसको तैयारी करे तो। चलिए खैर, बस यही है। इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म होता है। कोई भी आपका कुछ जो है दिव्येश जी से कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर पूछेगा। आप प्लीज अगर हो सके तो इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू सुन लिया, समझ में आ गया, चलो जाओ खेलो।